आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पंजाब मैरिज फंक्शन एक्ट 2016। ये कानून बेसिकली ये जो इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये पंजाब मैरिज फंक्शन एक्ट है, यानी कि पंजाब के प्रोविंस के अंदर मैरिज फंक्शन से रिलेटेड जो भी सेरेमनीज जैसे कि मेहंदी हो गई, वलीमा हो गया, शादी हो गई या मायू या कोई भी ऐसी सेरेमनी या फंक्शन जो कि मैरिज से रिलेटेड हैं, यानी मैरिज से पहले होते हैं या बाद में होते हैं, उन फंक्शन के अंदर जो भी बेफजूल की रसूमात हैं, जो खर्चे किए जाते हैं या शो ऑफ किया जाता है, जैसे जहेज़ दिखाना, आतिशबाजी करना, या ये जो हम लोग बहुत ज़्यादा खाने जो है वो देते हैं शादी फंक्शन के तो यानी जो फजूल खर्चियाँ होती हैं और ऐसी चीज़ें जिसमें शो ऑफ किया जाता है मैरिज फंक्शन में, उन चीज़ों पर एक चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए एक लिमिट सेट कर दी गई है कि आप अपने मैरिज फंक्शन में इस हद तक डिशेस दे सकते हो या इतना खर्चा कर सकते हो। इससे रिलेटेड जो है ये कानून बनाया गया है पंजाब मैरिज फंक्शन एक्ट। मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं सिंपल एंड शॉर्ट कि पंजाब के प्रोविंस में शादी से पहले या बाद में जो रसूमात होती हैं, जो फंक्शन होते हैं, उन फंक्शन के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए उनको किस हवाले से कि उस पर इतना ही खर्चा किया जा सकता है, उसमें इतनी डिशेस की रखी जा सकती हैं, उसमें आप इतना ही शोर शराबा इस हद तक ही कर सकते हो, इतनी सजावट कर सकते हो, कोई आतिशबाजी नहीं कर सकते। मतलब बेफजूल की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकने के लिए और खर्चों को लिमिटाइज करने के लिए जो है ये कानून बनाया गया है पंजाब मैरिज फंक्शन एक्ट 2016। उसको स्टार्ट करते हैं। इसके टोटल 12 सेक्शन हैं। इसे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जो पंजाब मैरिज फंक्शन एक्ट 2016, इसका टाइटल के साथ लिखा हुआ है 29 ऑफ 2016, यानी ये जो कानून है इस मोटिव से रिलेटेड, यानी मैरिज फंक्शंस में जो भी आप बेफजूल मैरिज फंक्शन में जो एक्सपेंडिचर्स हैं और जो ऑस्टेंसिबिलिटीज़ हैं उनको मेंटेन रखने के लिए, चेक एंड बैलेंस रखने के लिए ये एक पहला कानून नहीं है। इससे पहले जो है वो 28 कानून इसी चीज़ से मुतल्लिक बनाए जा चुके हैं, लेकिन अब वो ख़त्म हो गए हैं। अब ये वाला कानून चल रहा है जिसका नंबर 29 है, ये इस सब्जेक्ट से रिलेटेड 29वें नंबर का कानून है। नेक्स्ट है इसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट, इसका नफाज जो है वो 20 अप्रैल 2016 में हुआ। यही बेसिकली इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट भी है। तो कह रहे हैं कि एक्ट टू रेगुलेट, इसका प्रीएम्बल डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं एन एक्ट टू रेगुलेट मैरिज फंक्शन एंड अदर रिलेटेड सेरेमनीज, यानी ये जो कानून है ये रेगुलेशन प्रोवाइड करता है मैरिज फंक्शन और उससे रिलेटेड सेरेमनी से मतलब, यानी उनको चेक एंड बैलेंस में रख रहा है। इट इज़ एक्सपेंडेड टू प्रोवाइड फॉर रेगुलेशन ऑफ मैरिज फंक्शन एंड अदर रिलेटेड सेरेमनीज एंड टू मेक इंसिडेंटल प्रोविजन। सिंपल एंड शॉर्ट वो कह रहे हैं कि जो मैरिज फंक्शन उससे रिलेटेड सेरेमनीज या उससे मुतल्लिका इंसिडेंटल जो सेरेमनीज वगैरह होती हैं उनसे मुतल्लिक ये कानून सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये प्रोविजन प्रोवाइड कर रहा है, जो कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो बाय रूल्स एंड रेगुलेशन ये चेक एंड बैलेंस भी रख रहा है इन चीज़ों के ऊपर। एंड बीट्स एनेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब, इसका नफाज जो है वो पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली ने किया। इस कानून को बनाने वाली प्रोविंशियल असेंबली है पंजाब की। अब स्टार्ट करते हैं। इसके टोटल 12 सेक्शन है। जो सेक्शन 1 है वो सिंपल है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसका कानून का जो है वो नेम, इसकी एक्सटेंशन के, इसका दायरा कहाँ तक है, कहाँ हद तक, इस हद तक ये एप्लीकेबल है कानून, और इसकी कमेंसमेंट बताई गई है कि कब इसका नफाज हुआ। तो सब सेक्शन 1 जो है वो ये कहता है दिस एक्ट में भी साइटेड एज पंजाब मैरिज फंक्शन एक्ट, यानी इसका नाम जो है पंजाब मैरिज फंक्शन एक्ट 2016 है। एक्सटेंशन आप इसकी देख सकते हैं कि वो ओवरऑल पंजाब है, यानी कि अगर तो कोई भी शादी पंजाब के प्रोविंस में होती है जिसमें इस एक्ट की प्रोविजन की कोई खिलाफ वर्जी की होगी, तो सिर्फ पंजाब की हद तक ही ये कानून आप मतलब इस एक्ट का आप इतलाक़ करवा सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हो। अगर पंजाब के अलावा सिंध के अंदर कोई शादी होती है जो कि इस एक्ट की किसी प्रोविजन की खिलाफ वर्जी होगी, तो सिंध के अंदर जो है ये कानून, इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये इसका इतलाक़ नहीं होता, इसकी थ्रू आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकते। फिर है इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट, जो कि है कि इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, यानी इसका पूरे का पूरा कानून का नफाज एक ही डेट पर हुआ है, जो कि 20 अप्रैल 2016। अब आ जाती है इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन जो है वो इसमें डेफिनेशन बेसिकली किसी भी कानून का जो है वो डिक्शनरी क्लाउज होता है, क्योंकि उसके अंदर
जो भी ये टर्मिनोलॉजीज़ इस सेक्शन के अंदर डिस्कस की होती हैं, आगे अगर ये कानून में आती हैं तो हम लोगों ने वही मतलब जो उसका डेफिनेशन क्लॉज़ में बताया हुआ होता है उसी सेंस को लेकर चलना होता है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन ये होती है कि अगर जो सेक्शन का जो सब्जेक्ट है कंटेंट्स और सब्जेक्ट और कंटेंट्स यानी उसका टाइटल और उसके अंदर जो मतन कंटेंट्स वगैरह जो है वो अगर उस मीनिंग से ऑपोजिट निकल रहा हो जो कि इसकी डेफिनेशन क्लॉज में उसकी डेफिनेशन बताई हुई है तो उस टाइम हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। अदरवाइज जनरल रूल यही होता है कि जो डेफिनेशन क्लॉज में जो डेफिनेशन की बता दी जाएंगी आगे फर्दर, जैसे अब यहाँ पर इधर वन डिश में ये वन सलाम ये जो डेफिनेशन बताई गई है, आगे अब इस कानून के अंदर जहाँ भी वन डिश का टर्म आएगा हम लोगों ने यही समझना है कि उधर भी इस वन डिश से मुराद जो इसकी डेफिनेशन क्लॉज में डेफिनेशन बताई गई वही है। लेकिन अगर उसका सब्जेक्ट और कंटेंट जो सेक्शन का वो ज़रा डिफरेंट होगा जिसकी वजह से हमें ये लग रहा होगा कि जो डेफिनेशन क्लॉज में डेफिनेशन बताई है वो यहाँ पर फॉलो नहीं होगी, तो उस टाइम फिर हम लोग उस सिचुएशन वाइज चले जाएंगे। लेकिन जनरल रूल यही होगा कि जो डेफिनेशन के अलावा उसके अंदर डेफिनेशन बता दी गई है और अगर आगे फर्दर उस कानून के अंदर वो टर्मिनोलॉजी जो डेफिनेशन क्लॉज में बताई गई है वो डिस्कस हो जाती है, तो हम लोगों ने यही समझना है कि इधर भी उस सेक्शन में भी इसका वही मतलब है जो डेफिनेशन क्लॉज में बताया गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन वगैरह इन दिस एक्ट 6 डेफिनेशन है पूरी। तो कमेटी से मुराद ये है कि वो कमेटी जो कि इस एक्ट के तहत कंस्टिट्यूट की गई होगी, मतलब जो भी कमेटी जो इस एक्ट के तहत कंस्टिट्यूट की गई होगी वही कमेटी होगी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। गवर्नमेंट से मुराद पंजाब गवर्नमेंट है। और मैरिज से क्या मुराद है, तो कहते हैं मैरिज इंक्लूड अ सेरेमनी प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग द फॉर्मल वेडिंग, यानी मैरिज में शामिल हैं वो सेरेमनीज़ जो कि रस्मी शादी से पहले या उसके बाद होती हैं, वेदर रिलीजियस और सोशल रिचुअल्स, बेशक अब वो सेरेमनी मजहबी हों या समाजी जो रसूमात हमारी होती हैं सोशल रिचुअल्स हों वो हों, जैसे कि मायू, मेहंदी, रस्म हीना, बारात, नकाह, रुखसती और वलीमा। सो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि मैरिज में वो तमाम सेरेमनीज़ ख़वाह वो मजहबी हों या सोशल रिचुअल्स हों जो कि शादी से पहले या बाद में होती हैं, वो तमाम सेरेमनी मैरिज की कैटेगरी में फॉल करेंगी। और उसमें सेरेमनीज़ में कौन कौन सी सेरेमनी शामिल है, उसमें शामिल है मायू, मेहंदी, रस्म हीना, बारात, नकाह, रुखसती और वलीमा। अब इसमें जो दो हैं रुखसती और वलीमा, ये तो शादी के बाद की सेरेमनीज़ हैं और जो मायू से लेकर नकाह तक है ये शादी से पहले की सेरेमनीज़ हैं। यानी मैरिज के अंदर वो कह रहे हैं कि वो तमाम सेरेमनीज़ चाहे वो मजहबी हों चाहे वो समाजी हों जो कि शादी से पहले और शादी के बाद हों, वो तमाम सेरेमनीज़ मैरिज की कैटेगरी में आती हैं। तो टोटल ये 6 सेरेमनीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई हैं और ये सारी मैरिज की डेफिनेशन में ही आएंगी। नेक्स्ट है वन डिश। सो वन डिश से मुराद है यहाँ पर मीन्स 1 सालन, 1 राइस डिश, 1 सलाद, 1 सैलड, हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स, रोटी, नान एंड 1 स्वीट डिश। सो वन डिश के अंदर यहाँ पर आ रहा है कि वन डिश की कैटेगरी के अंदर आ रहा है कि यहाँ कह रहे हैं कि एक सालन, एक राइस डिश, एक सैलड, एक जो है वो हॉट और कोल्ड ड्रिंक्स दोनों, क्योंकि इधर और का वर्ड नहीं लिखा हुआ, एंड है, नान रोटी इसमें भी कोमा का वर्ड है, इसका मतलब दोनों शामिल हैं, एंड 1 स्वीट डिश। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि वन डिश की कैटेगरी के अंदर अगर आप अपनी शादी के जो मेन्यू होता है उसमें हम लोग देखते हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि आप एक से ज़्यादा सालन नहीं दे सकते, एक ही सालन दे सकते हैं। इसी तरह राइस डिश में भी एक ही दे सकते हैं, मतलब आप जो है वो अपनी शादी का मेन्यू में या तो बिरयानी दे सकते हो या फिर उसके अलावा कोई और डिश चावलों की आप दे सकते हो जैसे चाइनीज़ वगैरह। अगर तो आप चाइनीज़ दे रहे हो तो अब आप बिरयानी नहीं दे सकते, और अगर आप बिरयानी दे रहे हो तो अब आप चाइनीज़ नहीं दे सकते। कह रहे हैं एक ही राइस डिश होनी चाहिए, एक ही सालन होना चाहिए, एक ही सैलड हो सकता है, और हॉट और कोल्ड ड्रिंक्स दोनों हो सकती हैं। इसी तरह नान रोटी भी दोनों हो सकते हैं, और स्वीट डिश में भी एक ही डिश हो सकती है। उसके अलावा अगर आप एक से ज़्यादा स्वीट डिश, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि वन डिश के अंदर ये सारी चीज़ें एक एक ही होंगी। इसके आप एक से ज़्यादा सालन नहीं दे सकते, एक से ज़्यादा राइस डिश नहीं दे सकते, एक से ज़्यादा स्वीट डिश नहीं दे सकते। तो ये कहना चाह रहे हैं कि वन डिश के अंदर ये सारी डिशेस, ये जो सारी वैरायटी है ना, वो एक सिंगल वन डिश की कैटेगरी में फॉल करती है, लेकिन हर एक कॉलम में से
जैसे कि एक राइस डिश के अंदर एक ही आएगी, उसके साथ आप कोई दूसरी राइस डिश नहीं दे सकते। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। अब आ जाता है प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर द एक्ट। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है एज पर लॉ। तो वो ये कह रहे हैं कि इस एक्ट के तहत जो बताया गया होगा वो रूल्स के तहत वो प्रिस्क्राइब की कैटेगरी में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट रूल्स मेकिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट की है। तो वो कह रहे हैं कि इस एक्ट के तहत जो रूल्स बनाए गए होंगे, जो गवर्नमेंट ने रूल्स बताए होंगे और उसमें जो चीज़ बताई होगी फलां चीज़ ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, नहीं एज़ पर लॉ है ये काम करना है, तो वो प्रिस्क्राइब्ड होगा। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता ही वैसे एज़ पर लॉ है, मतलब जो कानून में बताया गया होगा तरीका। तो यही कहना चाह रहे हैं कि इस एक्ट के तहत जो रूल्स के अंदर चीज़ बताई गई होगी कि फ़लाँ चीज़ ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, वो प्रिस्क्राइब्ड है। अब आ जाता है पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस में आ जाता है मीन्स अ क्लब, होटल, रेस्टोरेंट, वेडिंग हॉल, कम्युनिटी सेंटर, कम्युनिटी पार्क एंड ओपन स्पेस और एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी हायर्ड फॉर अ मैरिज। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि पब्लिक प्लेस के अंदर कोई भी ऐसी जगह जो कि शादी के लिए हायर की गई होगी कि यहाँ पर ये मैरिज फंक्शन होना है, तो वो पब्लिक प्लेस में आ जाएगा। उस पब्लिक प्लेस की कैटेगरी में वो कौन-कौन सी चीज़ है जहाँ पर शादी हो सकती है, जो कि शादी करने के लिए हायर की जा सकती है जगह। उसमें कोई क्लब भी आ सकता है, होटल, रेस्टोरेंट, वेडिंग हॉल, कम्युनिटी सेंटर, कम्युनिटी पार्क और कोई भी ऐसी ओपन स्पेस भी आ सकती है, जैसे टेंट वगैरह भी लगे हुए होते हैं। और इसके अलावा कोई भी या पार्क ही कोई होता है ओपन। इसी तरह कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी पर्सन की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, जैसे कि स्कूल वगैरह में भी हम देखते हैं कि शादी के फंक्शन वगैरह हो जाते हैं, जैसे कि अम्बाला बड़ा मशहूर था इस मामले में। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसी जगह जो कि मैरिज फंक्शन के लिए बुक की जा सकती हो, हायर का मुराद है कि बुक की जा सकती है कि यहाँ पर मैरिज फंक्शन होगा, वो पब्लिक प्लेस में आ सकता है। और वो फिर ये आगे फर्दर ये प्लेसेस उन्होंने बताई हुई हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 3, जिसका टाइटल है प्रोहिबिशन ऑफ ऑस्टेंटियस सेलिब्रेशन। ऑस्टेंटियस का मतलब होता है नुमाइश करना। तो वो कह रहे हैं कि ये जो नुमाइशी सेलिब्रेशन है हम लोग करते हैं, उन पर पाबंदी लगाई गई है। और किस चीज़ के ऊपर, किस चीज़ की नुमाइश करने पर, किस चीज़ के शो ऑफ करने पर पाबंदी है। कहने के पर्सन सेलिब्रेटिंग हिज मैरिज, ऑर्गेनाइजिंग द मैरिज ऑफ एनी अदर पर्सन। यानी ये प्रोहिबिशन दो बंदों पर लगाई हुई है। एक तो उस पर्सन पे जो कि अपनी शादी खुद कर रहा है, हिज मैरिज, और ऑर्गेनाइजिंग द मैरिज, और उस पर्सन पे जो कि किसी की शादी करवा रहा है, जैसे कि पेरेंट वगैरह आ जाते हैं या कोई रिश्तेदार हो जाते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते तो उनके रिश्तेदार ही उनकी कराते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बेसिकली इन दो पर्सन पे है कि जब वो एक पर्सन अपनी शादी खुद करा रहा हो या कोई पर्सन उसकी शादी करा रहा हो, ऑर्गेनाइज कर रहा हो। अब यहाँ पर वेडिंग प्लानर भी आ सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोगों ने वेडिंग प्लानर ऑर्गेनाइज हायर की होते हैं जिन्होंने उनकी सारी शादी देखनी होती है। तो इसीलिए इस सेक्शन की अगर हम सेंस को समझें तो ये किस किस पर्सन पर एप्लीकेबल हो रहा है। दो पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। एक तो उस पर्सन पर जो कि अपनी शादी खुद कर रहा है, और एक उस पर्सन पर जो कि उसकी शादी करा रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। उस ऑर्गेनाइजर के अंदर वेडिंग प्लानर भी आ सकता है, उसके कोई रिश्तेदार भी आ सकते हैं, उसके पेरेंट्स आ सकते हैं। या ये जो वेलफेयर फाउंडेशन लोगों की शादियां करवाते हैं उन पर भी ये अप्लाई होगा, क्योंकि करवा ऑर्गेनाइज तो वो भी कर रहे हैं। तो ये इन लोगों के ऊपर दो पर्सन पे आप कह सकते हैं कि सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है, एक तो करवाने वाले पर और एक करने वाले पर। इन पर क्या प्रोहिबिशन है, इन पर क्या इनको किस चीज़ से मना किया गया है। उन पर शैल नॉट, ये क्या नहीं करेंगे, डेकोरेट और काउज टू बी डेकोरेटेड एनी स्ट्रीट, रोड और पब्लिक पार्क और एनी प्लेस अदर देन अ बिल्डिंग वेयर मैरिज सेरेमनी इज़ बीइंग हेल्ड विद लाइट और लेमिनेशन। यानी ये जो पर्सन जो शादी कर रहा है, जो करवा रहे हैं इसकी, उन पर ये ऑब्लिगेशन है, उनको ये मना किया गया है कि वो डेकोरेशन नहीं करेंगे, ना वजह बनेगी डेकोरेशन होने की किसी भी, मतलब जिस जगह पर नहीं कहा जा रहा है कि बेसिकली आप जिस जगह पर शादी कर रहे हो ना, जिस बिल्डिंग में, आप सिर्फ उसी को ही लाइट और लेमिनेशन यानी उसी पर ही लाइट्स वगैरह लगा सकते हो। उसके अलावा उस बिल्डिंग के अलावा किसी भी स्ट्रीट पे, किसी भी रोड पे, किसी भी पब्लिक पार्क पे और किसी भी ऐसी प्लेस पर आपने ये लाइट और इल्यूमिनेशन नहीं लगानी। मतलब लाइटिंग हुई होती है ना, हम देखते हैं शादी के टाइम पे। तो कहने कि जिस जगह पर आप शादी कर रहे हो अपनी बिल्डिंग पे, सिर्फ उसी जगह पर ही आपको दायरा इख्तियार है कि आपने ये लाइट्स लगानी है। इसके अलावा जो है,
जो उस बिल्डिंग के आने से पहले कोई स्ट्रीट में अगर वो बिल्डिंग या रोड आ रही है, कोई पब्लिक पार्क है या कोई भी इसकी जगह इर्द-गिर्द है, वहाँ पर आपने ये लाइट एमिशन नहीं करनी, वहाँ पर आप नहीं लगा सकते। इसी तरह है एक्सप्लोड और अलाउ एनीवन टू एक्सप्लोड क्रैकर और अदर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस इंक्लूडिंग फायरिंग बाय फायरआर्म। इसी तरह उन पर यह भी है कि उन्होंने किसी किस्म की आतिशबाजी नहीं करनी, ना खुद करनी है, ना किसी को करने देनी है आतिशबाजी, ना ही कोई दूसरा आतिशबाजी वाला मवाद इस्तेमाल करना है, जैसे कि फायरिंग नहीं करनी उन्होंने, फायर मतलब उन्होंने गोलियां वगैरह नहीं चलानी। बाज़ लोग शो ऑफ करते हैं ना शादी के मौके पर, तो वो कह रहे हैं कि ना तो उन्होंने खुद करनी है आतिशबाजी, ना फायरिंग करनी है, ना किसी और को करने देने हैं दोनों काम। नेक्स्ट है डिस्प्ले और अलाउ एनीवन टू डिस्प्ले फायरवर्क्स। ना ही उन्होंने जो है ये असले की नुमाइश वगैरह खुद करनी है, ना ही किसी और को करने देनी है। फिर है डिस्प्ले और अलाउ एनी पर्सन टू डिस्प्ले डाउरी टू द पब्लिक आई। ये बहुत ज़्यादा रस्म है, लोग जो है कि दिखाते हैं लोगों को, जैसे वो कहते हैं कि हमें बरी दिखाना, तो वो यही कह रहे हैं कि ये जो है ना आप लोगों ने ना खुद, मेरे ख्याल से वो दूसरी चीज़ होती है। खैर अलबत्ता ये रस्म है, ये कॉमन है, ये होती है। तो वो कह रहे हैं कि ना तो आपने खुद जो जहेज़ है वो दिखाना है लोगों को, और ना ही किसी और पर्सन को अलाउ करना है कि वो ये एक्ट करे। Cause or allow any person to cause nuisance or disturbance to the neighborhood beyond reasonable celebration। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्लाउज है, क्योंकि हम देखते हैं कि शादी जब हो रही होती है किसी जगह पे, चाहे गली में हो रही हो किसी जगह पे या फिर किसी मैरिज हॉल में हो रही हो, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो स्पीकर पर सॉन्ग्स वगैरह का रिवाज है कि बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से जो नियरहुड आबादी होती है उनके लिए वो नॉइज़ पोल्यूशन वाली सिचुएशन बन जाती है, उनकी भी नीड डिस्टर्ब करते हैं, मतलब उनके लिए भी शोर का वजह बनते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ना इन्होंने खुद डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है, किसी किस्म का शोर शराबा करना है, ना ही किसी और पर्सन को अलाउ करना है कि वो ये करे। सिर्फ़ और सिर्फ एक रीज़नेबल हद तक ये लोग ये कर सकते हैं, उससे ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाकर नहीं कर सकते, जबकि हम देखते हैं कि इसकी ज़्यादा ही खिलाफवर्जी होती है। कोई रीज़नेबल लिमिट में लोग नहीं सेलिब्रेशन करते, कुछ ज़्यादा ही हाई-फाई वॉल्यूम पे भी उनके स्पीकर चल रहे होते हैं। तो खैर मुख्तसरन यहाँ पर ये है सेक्शन के अंदर कि इसमें बार लगाई गई है उस पर्सन पर जो कि अपनी शादी खुद कर रहा होता है या कोई इसकी शादी करवा रहा होता है, जिसमें वेडिंग प्लानर और पेरेंट रिलेटिव और उसके अलावा ये जो वेलफेयर फाउंडेशन वगैरह वाले लोग हैं, ये सारे ही आ जाते हैं। मतलब करने और करवाने वाले पर ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन ये है कि उसने किसी किस्म का शोर शराबा ना खुद करना है, ना किसी और को करने देना है, एक रीज़नेबल लिमिट में रहना है। ना ही फिर उसने खुद असले की नुमाइश करनी है, ना किसी और को उसने करने देनी है, ना ही उसने आतिशबाजी करनी है, ना गोलियां वगैरह चलानी है, ना उसने किसी और को करने देनी है, ना ही उसने जहेज़ की नुमाइश करनी है, ना ही उसने किसी और को करने देनी है। और ना ही उसने जो है वो लाइट और लेमिनेशन सिर्फ और सिर्फ जो बिल्डिंग में शादी हो रही है वहाँ लगानी है, ना उसके अलावा जो उसके इर्द स्ट्रीट रोड और पब्लिक पार्क या कोई प्लेस है उधर नहीं करनी है, ना किसी और को करने देनी है। तो लिहाजा 5 ऑब्लिगेशन इन 2 कैटेगरी में जो पर्सन फॉल करते थे उनके ऊपर ये लग रही थी। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 4 जो कि रिस्ट्रिक्शन ऑन ईटेबल्स। यहाँ पर बेसिकली ये सेक्शन इस चीज़ से डील करता है कि आप जो पर्सन, ये भी बेसिकली उन्हीं 2 पर्सन के ऊपर ऑब्लिगेशन लग रही है। एक बंदा जो कि अपनी शादी खुद कर रहा है या जो पर्सन उसकी शादी ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। अब आपको अच्छे से क्लियर है कि ऑर्गेनाइज़ में कौन-कौन सा पर्सन है। यही वेडिंग प्लानर, वेलफेयर फाउंडेशन, पेरेंट और रिलेटिव्स वगैरह। वो कह रहे हैं कि इन लोगों के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि भई आपने जो है अपनी शादी के ऊपर जो बंदे भी आए हुए हैं ना, उनको सिर्फ़ और सिर्फ वो जो वन डिश की कैटेगरी में आपको ऊपर डिस्कस हो चुका है सेक्शन के अंदर कि वन डिश में कौन-कौन से आइटम आते हैं, वही चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है। उसके अलावा आपने कुछ और एक्स्ट्रा उन्हें नहीं सर्व कर सकते। ये बार है। तो कह रहे हैं कि पर्सन सेलिब्रेटिंग हिज मैरिज और ऑर्गेनाइजिंग द मैरिज ऑफ एनी अदर पर्सन एट अ पब्लिक प्लेस, और पब्लिक प्लेस में आपको पता है कि कौन वो जगह आती है जहाँ पर शादी, जो जगह शादी के लिए बुक की जा सकती है, जिसमें हमने कहा था कि कम्युनिटी प्लेस, पब्लिक पार्क की सारी और कोई भी बिल्डिंग, जो कोई भी जो डेफिनेशन बता दिया गया था वैसे पब्लिक प्लेस में क्या आता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो पर्सन जो कि शादी कर रहा है, वो पर्सन जो शादी करा रहा है, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि शैल नॉट सर्व और अलाउ एनीवन टू सर्व meal or other eatables
एक्सेप्ट वन डिश टू द पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन द मैरिज। सिंपल सा ये सेक्शन है, वो कह रहे हैं कि वो पर्सन जो शादी खुद कर रहा है, जो करवा रहा है, उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि जो पर्सन शादी के फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं, आए हुए हैं, उसने इनको सर्व करना है सिर्फ और सिर्फ वन डिश में जो आइटम आते हैं वो। ना तो वो कह रहे हैं कि वन डिश के अलावा कोई चीज़ उसने उन्हें खुद सर्व करनी है, ना ही उसने किसी और पर्सन को अलाउ करनी है। जैसे कि केटरिंग सर्विसेज वाले होते हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि ना उसने उनको अलाउ करना है, ना उसने खुद सर्व करना है। सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें सर्व करनी है जो कि वन डिश की कैटेगरी में फॉल करती है। मिसाल के तौर पर एक ही सालन दे सकता है, एक ही राइस डिश दे सकता है, एक ही स्वीट डिश दे सकता है, और जो उसके अलावा रोटी नान और जो भी था उधर हॉट और कोल्ड ड्रिंक्स, यही सारी चीज़ें दे सकता था। मतलब एक से ज़्यादा राइस डिश की एक ही राइस डिश थी, उससे दो राइस डिश नहीं दे सकता था, जिस तरह वन डिश के अंदर उसके ऊपर थी। तो इसी तरह यहाँ पर भी यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ वन डिश से ही उन्हें सर्व कर सकता है, उससे ज़्यादा वो उन्हें फूड आइटम्स नहीं दे सकता। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये सेक्शन ये नहीं है कि आपको आपकी खुशियाँ मनाने से रोक रहा है, आपको आपकी सेलिब्रेशन करने से रोक रहा है। बेसिकली आवाम के लिए रिलीफ है, क्योंकि जितना उन होगा आप पे और आप बेफजूल का खर्चा नहीं करोगे। वन डिश के अंदर भी एक तरह से देखा जाए तो अच्छे खासे आइटम आ ही गए हैं। उन्होंने आपको क्वांटिटी एक तरह से देखा जाए ये नहीं कही कि आप क्वांटिटी भी इतनी ही कर सकते हो, क्वांटिटी आप बढ़ा लो अगर आपके मेहमान ज़्यादा हैं, लेकिन ये है कि आप रखो एक ही डिश उसमें। फिर है नेक्स्ट सेक्शन 5 जो कहता है ऑब्लिगेशन ऑफ होटल्स रेस्टोरेंट एक्स्ट्रा। ये सेक्शन 4 से रिलेटेड ही है, लेकिन ये सेक्शन यहाँ पर ये सेक्शन बेसिकली ऑब्लाइज कर रहा है उन पर्सन को जिनके यहाँ पर ये शादी का इवेंट हो रहा है। तो कहने के अ पर्सन ऑन मैनेजिंग और रनिंग अ पब्लिक प्लेस बीइंग द साइट ऑफ अ मैरिज और अ केयर। तो वो कह रहे हैं कि एक पर्सन जो कि जिस जगह पर ये पब्लिक प्लेस जहाँ पर ये शादी हो रही है ना, वो उस जगह को उसका ऑनर है, या वो वहाँ का मैनेजर है, या वो उसे चला रहा है उस जगह पर जहाँ पर शादी हो रही है, या फिर ये जो केटरिंग सर्विसेज वाले होते हैं, जो केटरर है वो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है खाना देने की। तो वो कह रहे हैं इन लोगों पर भी एप्लीकेशन है शैल नॉट सर्व और अलाउ एनीवन टू सर्व मील और अदर ईटेबल्स टू द पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन द मैरिज। मतलब इन पर भी यही ऑब्लिगेशन है कि जो पर्सन शादी का फंक्शन अटेंड करने आए हैं ना, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उन्हें फूड में जो चीज़ सर्व करनी है वो वन डिश के अंदर जो बता दी गई हैं चीज़ें आती हैं वही सर्व करनी है, उसके अलावा उन्होंने कोई चीज़ उन्हें और सर्व नहीं करनी। तो सेक्शन 4 के अंदर बेसिकली यही सेम ऑब्लिगेशन सेक्शन 4 और 5 में ऑब्लिगेशन सेम ही है, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि सेक्शन 4 ऑब्लाइज करता है उस पर्सन को जो कि अपनी शादी कर रहा है और उस पर्सन को जो उसकी शादी मैनेज कर रहा है, जिसके अंदर वेडिंग प्लानर आ जाते हैं, उसके रिलेटिव आ जाते हैं, या फिर उसके पेरेंट आ जाते हैं। और सेक्शन 5 बेसिकली उन लोगों को ऑब्लाइज कर रहा है जो कि जिनकी जगह पर ये शादी का इवेंट हो रहा है, या फिर जिनको इनकी शादी का केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि आपने खाना प्रोवाइड करना है, केटीआर के ऊपर है, और वो पर्सन जिसकी जगह पर शादी का फंक्शन हो रहा है जिसमें मैनेजर, ऑनर और रनर आ जाता है इस जगह का। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 6 जो कि कहता है क्लोजिंग ऑफ मैरिज फंक्शन। ये ऑब्लिगेशन भी बेसिकली उन्हीं पर्सन पर है जिनकी जगह पर ये शादी का फंक्शन हो रहा है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि बाज़ औक़ात बड़े शहरों में बेसिकली प्रैक्टिस है कि वहाँ पर ना मैरिज हॉल बंद करने होते हैं, एक टाइम फिक्स किया हुआ होता है कितने बजे तक। तो कह रहे हैं कि जो पर्सन A person or manage or running a public place being a site of marriage shall ensure conclusion of all ceremonies relating to marriage on or before 10 PM। तो वो कह रहे हैं वो पर्सन जिसकी जिस जगह पर शादी हो रही है ना, और वो पर्सन जिस जगह पर शादी हो रहा है उसका ऑनर है, उसे चला रहा है, मैनेज कर रहा है, उसका चला रनिंग उसको चला रहा है उस जगह को, उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि उसने ये मेक श्योर करना है कि रात के 10 बजे से पहले पहले या 10 बजे तक मैरिज से रिलेटेड जितनी भी सेरेमनीज़ वगैरह हो रही हैं वो कंप्लीट हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कोई हॉल बुक किया हुआ है इधर चार मीनार में, और वहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमारी मेहंदी की सेरेमनी है, हमारा रिसेप्शन है, या हमारी शादी है, उन्होंने उसके लिए से बुक किया हुआ है, तो अब वहाँ पर जो चार मीनार का ओनर होगा उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि उसने मेक श्योर करना है कि रात 10 बजे तक इससे पहले पहले इनका ये इवेंट कंप्लीट हो जाए, इसने बंद करवाना है। और हम देख सकते हैं कि होता भी यही है कि वो ऑटोमेटिकली खुद ही लाइट्स वगैरह बंद करना शुरू कर देते हैं।
नेक्स्ट सेक्शन इसका सेक्शन 7 जो कि कमेटी से डील करता है, तो उसमें बताया जा रहा है सेक्शन में बेसिकली 3 चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि कमेटी जो है वो इन्हें किस पर्पस के लिए कंस्टिट्यूट किया जाएगा और सेकंड इसे कौन कंस्टिट्यूट करेगा और ये कौन से फंक्शन परफॉर्म करेंगी। नंबर 3 इसके तो दो सब सेक्शन है। सब सेक्शन 1 द गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट कंस्टिट्यूट वन और मोर कमेटीज़ तो फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी ये गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि गवर्नमेंट जो है इस एक्ट की प्रोविजन को का इतलाक़ कराने के लिए, इनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए जितनी कमेटीज़ बनाना चाहे वो बना सकती है, लेकिन इसके लिए उसे नोटिस देना पड़ेगा ऑफिशियल गैजेट में, जो सरकारी गैजेट होता है कि इसने कितनी कमेटी जो है वो बनाई है इस पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2 द कमेटी कंस्टिट्यूटेड और सबसेक्शन शैल परफॉर्म सच फंक्शन इन सच मैनर एज में प्रिस्क्राइब्ड, मतलब ये कमेटी जो है वो फंक्शन परफॉर्म करेगी जो कि इसे कानून में बता दिए जाएंगे कि एज़ पर लॉ आपको बताया जाएगा कि कौन से फंक्शन आपने परफॉर्म करना है, तो वही ये परफॉर्म करेंगी। नेक्स्ट है सेक्शन 8 जो कि ऑफेंस जिसका टाइटल है, जिसमें बेसिकली ये बताया गया है कि अगर कोई पर्सन ये जो सेक्शन 3, 4 और 5, 6 के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं उनकी खिलाफ वर्जी करता है तो इस सिचुएशन पर इसको क्या क्या पेनल्टी करनी पड़ेगी। मतलब सेक्शन 3 के अंदर ये था ना कि बेफजूल की आप नुमाइश नहीं कर सकते थे शादी के फंक्शन में। 4, 5 में था कि 1 डिश से ज़्यादा आप चीज़ें नहीं सर्व कर सकते थे। सेक्शन 6 के अंदर था कि आपने 10 बजे तक अपना इवेंट जो है वो जहाँ पर शादी से रिलेटेड कोई भी फंक्शन हो रहा है उसे क्लोज़ करना था उस जगह को। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई इन चीज़ों की जो इधर क्योंकि मैंडेटरी प्रोविजन थी उनकी खिलाफ वर्जी करता है कोई पर्सन, तो उसको इस सिचुएशन में क्या सज़ा हो सकती है। तो सेक्शन 8 है कि इफ़ अ पर्सन कंट्रावेन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3, 4, 5 और 6 he shall be guilty of offence punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month and fine which shall not be less than 50,000 रुपीज़ और more than 2 million रुपीज़। मतलब कह रहे हैं अगर कोई पर्सन सेक्शन 3, 4, 5, 6 की खिलाफ वर्जी करता है तो इस सिचुएशन में कंसीडर किया जाएगा इसने ऑफेंस कमिट किया है, जिसकी सज़ा ये है कि इसको सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी, यानी सिर्फ सिंपल कैद से होगी, जिसका टाइम लिमिट जो है वो 1 मंथ है, यानी 1 मंथ से ज़्यादा नहीं होगी। 1 महीने की सज़ा आपको हो सकती है और फाइन का जो ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम जो है वो 2 मिलियन है, यानी कि 20 लाख है, और मिनिमम जो है वो 50,000 है, यानी 50,000 से 20 लाख तक आपको सज़ा जुर्माने की सूरत में सज़ा हो सकती है। 20 लाख से ज़्यादा नहीं होगी और 50,000 से जुर्माना आपको कम नहीं होगा, और जो इम्प्रिजमेंट का टाइम पीरियड है वो 1 मंथ तक हो सकता है। अब इधर देख सकते हैं कि इधर पर एंड का वर्ड है और का नहीं है, इसका मतलब सज़ा के साथ साथ जुर्माना लाजमी होगा। पर जुर्माने के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन हैं कि मैक्सिमम जो है वो 20 लाख है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, और मिनिमम जो है वो 50,000 है, उससे कम नहीं होगा। यानी कि अगर मैं कोई शादी का फंक्शन अब उन्होंने सेक्शन 6 के अंदर ये था ना कि उन्होंने 10 बजे तक उससे रिलेटेड जो भी कोई फंक्शन हो रहा है उसे 10 बजे तक अपने उस मैरिज हॉल को बंद करना है। अगर उन्होंने नहीं बंद किया तो जो उसका मैनेजर है उसे 1 महीने तक कैद की सज़ा हो सकती है, और फाइन में मिनिमम जो है वो उसे 50,000 और मैक्सिमम जो है उसे 20 लाख तक हो सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 9 कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। इस सेक्शन के अंदर बेसिकली 2-3 चीज़ें डिस्कस की गई हैं। एक तो इस जो ऑफेंसेस चैप्टर एक्ट के अंदर डिस्कस किए गए हैं उनकी नेचर, सेकेंडली ये कि इन ऑफेंस का जो है वो वे ऑफ कोग्निजेंस बताया गया है कि इसका मतलब कोग्निजेंस कौन लेगा, फिर उसका ट्रायल कौन करेगा जो ऑफेंसेस एक्ट के अंदर डिस्कस किए गए। तो सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 कहता है कि सब्जेक्ट टू दिस सेक्शन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी बेलेबल एंड कोग्निजेबल। मतलब ये जो ऑफेंसेस इस एक्ट के अंदर डिस्कस किए गए हैं जो सेक्शन 3, 4, 5, 6 के अंदर बताए गए थे ऑफेंस, वो कह रहे हैं इनकी नेचर ये है कि ये बेलेबल ऑफेंस है एंड कॉग्निजेबल है। अब बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसकी सज़ा 3 साल से कम होती है, तो 3 साल या 3 साल से कम होती है, यानी काबिल ज़मानत वो जुर्म होते हैं ना। बेलेबल ऑफेंस काबिल ज़मानत जुर्म होते हैं ऐसे ऑफेंस जिनकी सज़ा 3 साल या 3 साल से कम होती है। और हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पर जो ऑफेंस है उसकी सज़ा जो है वो सज़ा की सूरत में सिर्फ और सिर्फ 1 माह है, इसका मतलब ये तो कम है 3 साल से, तो इसलिए ये बेलेबल ऑफेंस है। एंड कॉग्निजेबल वो ऑफेंस होते हैं जहाँ पर बगैर कोर्ट के वारंट के आप बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर भी जो है बगैर वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पर ये कंप्लेन आपको जब वो ऑफिसर जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया होगा इस हवाले से जो कंप्लेन कर सकता है उसकी कंप्लेंट के ऊपर जो है यहाँ पर कॉग्निजेंस ले सकती है। कॉग्निजेंस जो है वो पुलिस ही लेगी। वो कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास समरी ट्रायल ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, और इसका जो है समरी ट्रायल होगा
जो ऑफेंसेस चैप्टर के अंदर डिस्कस इस एक्ट के अंदर डिस्कस किए गए हैं, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट करेगा। तरीकाकार जो है ट्रायल का अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 22 ऑफ द सीआरपीसी, यानी जो सीआरपीसी के चैप्टर 22 के अंदर समरी ट्रायल का प्रोसीजर बताया गया है, उसी तरह ही ये लोग करेंगे। और रिपोर्ट ऑन द रिपोर्ट ऑफ द ऑफिसर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, यानी जो ऑफिस गवर्नमेंट ने इस पर्पज़ के लिए ऑफिसर नोटिफाइड किया होगा उसकी रिपोर्ट पे, नहीं उसकी कंप्लेन के ऊपर ट्रायल वगैरह होगा। एंड द पुलिस शेल एसोसिएट द ऑफिसर नोटिफाइड बाय द government while entering a public place where marriage is being held for taking cognizance offense under this act on a complaint of the notifies officer। मतलब जैसे ही ये जो ऑफिसर जो गवर्नमेंट बताया गया कि कंप्लेन कर सकता है इस एक्ट के अंदर जो ऑफेंस हो रहा है उसके हवाले से, जैसे ही वो कंप्लेन करेगा तो पुलिस जो है वो उसी के साथ ही इंटर होगी उस जगह पर जहाँ पर जो है वो इस एक्ट की वायलेशन हो रही होगी, कॉग्निजेंस लेगी इस ऑफेंस की। जैसे ही इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप देख सकते हो कि इस एक्ट की किसी प्रोविजन की खिलाफ वर्जी हुई ना, तो जो ऑफिसर गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया था इस हवाले से कि वो इसके मतलब कंप्लेन कर सकता है, वो पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। अब पुलिस जो है वो वहाँ पर उस बंदे को जो कि इस एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहा है इसकी प्रोविजन की, उसकी गिरफ्तारी करने के लिए उस बंदे के साथ ही जाएगी, उसको अरेस्ट वगैरह करेगी। फिर उसके बाद जो है उसका जो ट्रायल है वो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास करेगा, और तरीकाकार जो है वो ट्रायल का वो समरी ट्रायल है जो चैप्टर 22 ऑफ सीआरपीसी के अंदर बताया गया उसी तरीकाकार के तहत होगी। नेक्स्ट है सेक्शन 10 जो कि डिस्पोजल ऑफ फूड एंड अदर एडिबल्स। द फूड एंड अदर एडिबल प्रोक्योर प्रिपेयर अरेंज एंड सेट फॉर सर्विंग टू द एक्सटेंट ऑफ द कंट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट शैल बी फोर्टिफाइड एंड डिस्पोज ऑफ सच। मतलब सिंपल सा है ये सेक्शन कि ये बता रहा है कि जो इस एक्ट की प्रोविजन के खिलाफ वर्जी के तहत जो फूड जो है हमें ये बताया गया था कि 1 डिश से ज़्यादा आप लोग शादी फंक्शन में सर्व नहीं कर सकते। तो अगर कोई ऐसी फूड जो है जो कि 1 डिश की लिमिट से ज़्यादा हो गई है, मतलब 1 राइस डिश दे सकते थे आपने 2 राइस डिश दे दी, तो अब वो जो एक्स्ट्रा है राइस डिश उसको जो है वो ज़ब्त कर लिया जाएगा, और इसके अलावा जो है वो इसको अब यूज़ इसको इसकी डिस्पोजिंग इसी तरीका कार के तहत होगी जो कि लॉ में बताया गया कि इसको किस तरह आप इसको डील करना है। मतलब गवर्नमेंट ने कहा होगा कि आप आगे इसे चैरिटी कर दें या इसको ज़ाया कर दें, जो उन्होंने बताया होगा ना लॉ रूल्स के अंदर कि इसके साथ ये करना है इस एक्स्ट्रा फूड के साथ, उसके साथ उसी तरह इसे डील किया जाएगा। सेक्शन 11 रूल्स। रूल मेकिंग अथॉरिटी यहाँ पर जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की दी हुई है। गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। यानी इस एक्ट का पर्पस क्या था, जो भी पंजाब के अंदर मैरिज फंक्शन से में जो भी ये मैरिज फंक्शन है और इससे रिलेटेड सेरेमनीज़ के अंदर ये जो बेफजूल के रसूमात हैं खर्चे हैं उनको अकाउंटेबल करना और कंट्रोलेबल उन पर चेक एंड बैलेंस रखना। तो कह रहे हैं कि इस पर्पस को पूरा करने के लिए रूल मेकिंग अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट के पास है और गवर्नमेंट ही रूल बनाएगी। नेक्स्ट है सेक्शन 12 रिपील द मैरिज फंक्शन प्रोहिबिशन ऑफ ऑस्टेंटियस डिस्प्ले एंड वेस्टफुल एक्सपेंसेस ऑर्डिनेंस 2000 इन इट्स एप्लीकेशन टू द प्रोविंस ऑफ पंजाब एंड द पंजाब मैरिज फंक्शन एक्ट 2015 आर हियर बाय रिपील। मतलब वो कह रहे हैं कि सिंपल है सेक्शन 12 में कि इस एक्ट से पहले पंजाब मैरिज फंक्शन एक्ट 2016 से पहले प्रोविंस ऑफ पंजाब के अंदर जो इसी मोटिव से रिलेटेड जो है जिससे जिससे अब ये वाला कानून काम कर रहा है, तो कौन से कानून थे, पंजाब मैरिज फंक्शन ऑर्डिनेंस 2015 था और पंजाब फंक्शन प्रोहिबिशन ऑफ ऑस्टेंटियस डिस्प्ले एंड वेस्टफुल एक्सपेंसेस ऑर्डिनेंस 2000 था। अब जो पंजाब मैरिज फंक्शन एक्ट 2016 है इसने इन दोनों कानून को रिपील कर दिया। तो ये था पंजाब मैरिज फंक्शन एक्ट 2016।